दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास और तमाम विधाओं पर बहुत चर्चा होती है, पर विज्ञान कथाओं पर बहुत कम काम हुआ है। ये शायद देश में पहली बार है कि किसी संस्था ने, किसी विश्वविद्यालय ने विज्ञान कथाओं का इतना वृहद संग्रह निकाला है। आज हम विज्ञान कथा कोश पर बात करने के लिए यहाँ हैं। विज्ञान कथा कोश का विमोचन करेंगे और सबसे पहले मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और आइसेक पब्लिकेशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 7 खंडों में एक वृहद विज्ञान कथा कोश का प्रकाशन किया है। इसमें विश्व भर के लगभग 200 कथाकारों को सम्मिलित करते हुए हिंदी में इतनी सुंदर कथाओं का प्रकाशन किया गया है। हिंदी में विज्ञान कथाओं पे बहुत कम काम हुआ और मेरा मानना है कि ये एक ऐतिहासिक काम रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने किया है, जिसमें सीवी रामन विज्ञान संचार केंद्र भी है और वो बहुत पहले से विज्ञान संचार के काम करते आ रहा है। मित्रों, विज्ञान कथाओं को मैं भविष्य की कथाएं मानता हूँ। जैसे हमारी सामान्य सामाजिक यथार्थ की कथाएं या हमारी व्यक्तिगत अच्छाइयाँ या हमारी व्यक्तिगत दुख सुख की कहानियाँ पास में जाती हैं, हमारे इतिहास में जाती हैं, कई बार फ्लैशबैक में जाती हैं। विज्ञान कथाएं भविष्य के बारे में सोचती हैं, भविष्य की दिशा निर्धारित करती हैं, भविष्य की दिशा निर्धारित करती हैं। तो विज्ञान कथाओं का प्रकाशन होना हमारी कल्पना में अभिवृद्धि करता है, बताता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है या उसे किस तरफ जाना चाहिए, और इस तरह वो विश्व के विकास में, मनुष्य की कल्पना शक्ति के विकास में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। मैं श्री सुखदेव प्रसाद, जिन्होंने इसका संपादन किया है, उनके बारे में भी 1-2 शब्द कहना चाहूँगा। सुखदेव प्रसाद देश के बड़े विज्ञान संचारक रहे हैं और बहुत पहले से ही वो लगभग 30-40 वर्षों से विज्ञान संचार का काम करते आ रहे हैं। इसको उन्होंने 7 खंडों में बांटा है। शुरुआती खंड विदेशी कथाकारों को लेकर हैं और धीरे धीरे भारतीय कथाकार और आज तक के एकदम युवा विज्ञान कथाकार भी इसमें शामिल होते हैं। विज्ञान कथा पर बात करते हुए सुखदेव प्रसाद ने एक कोटेशन शुरू में दिया है, आइए उसको देखते हैं। विज्ञान कथा एक ऐसी कहानी है जो मानव के चारों ओर किसी मानवीय समस्या और उसके समाधान के ऐसे ताने बाने से गढ़ी जाती है जो वैज्ञानिक विषय वस्तु के बिना घटित नहीं हो सकती। ये थियोडोर स्टर्जियान का एक कोटेशन उन्होंने दिया है। और क्योंकि शॉर्ट स्टोरी की परिकल्पना यूँ तो भारत में कथा बहुत पहले से है, पर जिसे आधुनिक शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, लघु कथा कहा जाता है, छोटी कहानी कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे छोटी कहानी कहा था, तो वो अवधारणा पश्चिम से आती है। तो विज्ञान कथाओं की अवधारणा भी हमारे यहाँ एक तरह से पश्चिम से आई। ऐसा माना जाता है कि मेरी डब्ल्यू शेली, जो शेली की पत्नी थी, प्रख्यात कवि शेली की पत्नी थी, उनकी कहानी फ्रैंकेनस्टाइन आधुनिक विज्ञान की पहली कथा मानी जाती है। पर सुखदेव प्रसाद यहाँ पर एक अलग बात कहते हैं। वे बताते हैं कि फ्रेडरिक मैरियट जो हैं वो विज्ञान कथाकार के रूप में पहले कथाकार थे। कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट का जन्म 10 जुलाई 1762 को वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में हुआ था। पहले उन्होंने सेना में काम किया, फिर समुद्री सिग्नल्स में कई सुधार किए और बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन में FRS चुने गए। मैरियट ने इस बीच कैशोर वय के पाठकों हेतु कई उपन्यास लिखे, जो कि पीटर सिंपल, जैकब फेथफुल, मिडशिपमैन, मास्टरमैन रेडी, चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट वगैरह थे। तो मेरी शैली ने जब दुनिया को अलविदा कहा, कैप्टन मैरियट हमारी दुनिया को उसके काफ़ी पहले छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने विज्ञान गल्पों की ठोस आधारशिला निर्मित कर दी थी। उन्होंने जो बुनियाद रखी, उसी पर जूलियस वर्न या H.G. वेल्स अजर अमर हुए। तो जो पहला खंड हमारी कहानियों का है वो इन्हीं विदेशी नायकों का है,
विदेशी कथाकारों का है और इस पहले खंड को विश्व की चुनिंदा विज्ञान कथाओं के नाम से सुखदेव प्रसाद ने संपादित किया है। इस 7 खंडों के विज्ञान कथा कोश का विमोचन मध्य प्रदेश के विज्ञान और तकनीकी मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया। आइए देखते हैं विज्ञान कथा कोश का वह लोकार्पण। मित्रों, हम श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन विज्ञान कथा कोशों का लोकार्पण किया, जिन्होंने इस विज्ञान कथा कोश का लोकार्पण किया। ये बात बार बार मानी जाती है कि विज्ञान कथाएं, या पूछी जाती है कि विज्ञान कथाएं आम कथाओं से कैसे भिन्न होती हैं और क्या कोई भी व्यक्ति विज्ञान कथा लिख सकता है। मुझे लगता है कि हमें हमारे प्रख्यात विज्ञान लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर की परिभाषा को इस बारे में देखना चाहिए, जो इस भूमिका में भी है। जयंत विष्णु नार्लिकर हमारे प्रख्यात खगोलविद रहे और उन्होंने बहुत सारी विज्ञान कथाएं बच्चों के लिए भी लिखी। नार्लिकर का कहना है कि विज्ञान कथा या विज्ञान फंतासी का लेखन कोई हंसी खेल नहीं है कि कोई भी कल्पना की उड़ान भरकर चाहे जैसी विज्ञान फंतासी लिख दे। 4-6 विज्ञान कथाएं पढ़कर ऐसी कल्पना करके विज्ञान कथा या विज्ञान फंतासी लिखने के लिए विज्ञान का गहन अध्ययन और उसकी अच्छी समझ होना अनिवार्य है। साथ ही विज्ञान की किसी एक शाखा, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि में न केवल महारत होनी चाहिए बल्कि उस विधा में हो रही नवीनतम खोजों और प्रगति की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। आज विज्ञान के क्षेत्र में, विशेषकर प्रौद्योगिकी में जितनी तेज़ी से प्रगति हो रही है, उसको ध्यान में रखे बिना विज्ञान कथा या विज्ञान फंतासी लिखना बेमानी है। इसके साथ ही विश्व के विज्ञान कथा, विज्ञान फंतासी लेखकों, भारतीय विज्ञान कथा लेखकों आदि की रचनाओं को गहराई से समझकर पढ़ना अनिवार्य है। तभी किसी सफल और सशक्त विज्ञान कथा या विज्ञान फंतासी को लिखना संभव हो सकता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति विज्ञान फंतासी या विज्ञान कथा लिख सकता है, पर देखा जाना चाहिए कि ऐसी अच्छी विज्ञान कथाएं कैसे लिखी गई हैं, वो विश्व में हों या हमारे देश में हों। मित्रों, हमारे बीच में आज देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं। देवेंद्र मेवाड़ी बहुत अच्छे विज्ञान संचारक हैं, बहुत पुराने विज्ञान संचारक हैं हमारे देश के। उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है, उन्होंने बड़ों के लिए लिखा है, उनने विकास की समस्याओं पर लिखा है और बहुत ही अच्छी भाषा के लिए वो जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं देवेंद्र मेवाड़ी का वक्तव्य जो उन्होंने इस विज्ञान कथा कोश के बारे में दिया है। विश्वरंग 2020 के अवसर पर आइसेक्ट पब्लिकेशन विज्ञान कथाओं का विश्वकोश लोकार्पण कर रहा है। ये बहुत ही सुखद समाचार है। हम सभी विज्ञान कथाकारों के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है और हम आभारी हैं आदरणीय संतोष चौबे जी के और आइसेक्ट पब्लिकेशन के कि इस विधा पर भी ध्यान दिया गया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी कोशिश है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और बधाई अपने उस साथी को भी देते हैं, सुखदेव प्रसाद जी को, जिन्होंने इस श्रम साध्य कार्य को पूरा किया है और विश्व विज्ञान कथाओं से लेकर के भारतीय विज्ञान कथाओं तक उन्होंने इन तमाम खंडों में संकलित किए हैं। विज्ञान कथाएं कहाँ से आई होंगी? विज्ञान कथाएं जैसे गुफा मानव से शुरू हुआ होगा, किससे कहानी बताना शुरू किया होगा मानव ने, तो उसके बाद आगे चल करके वो किस्से कहानियां बढ़ते बढ़ते परियों की कहानियां भी बनी, तरह तरह की कथा कहानियां और अनुभव सुनाए जाते रहे होंगे, संस्मरण सुनाए जाते रहे होंगे। और आगे जब मनुष्य का समाज बढ़ा, कुटुंब बने, गांव बने, जब समाज पूरी तरह से बढ़ गया तो समाज की कहानियां लिखी जाने लगी, मनुष्य के जीवन की कहानियां लिखी जाने लगी और मनुष्य के जीवन पर और उसके समाज पर जिन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है उनकी कहानियां लिखी जाने लगी। तो
घटनाओं का प्रभाव तो फिर वैज्ञानिक घटनाएं भी, जब विज्ञान का विकास हुआ तो वैज्ञानिक घटनाओं का भी प्रभाव समाज पर और मनुष्य के जीवन पर पड़ने लगा। तो 1818 में कहा जाता है मैरी शेली ने एक कहानी लिखी फ्रैंकेनस्टाइन, जिस पर दुनिया भर में तमाम फिल्में बनी, वो उपन्यास छपा और आज भी उसको लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद इसमें एडगर एलन पो, जूल्स वर्न और एच.जी. वेल्स ने कहानियां लिखी। इनमें से जूल्स वर्न ने रोमांचक यात्राओं की कहानियां लिखी, गुब्बारे में, आसमान में, या ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी के भीतर, या समुद्र के भीतर, इस तरह की रोमांच भरी कहानियां लिखी। लेकिन एच.जी. वेल्स ने मनुष्य और समाज पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए उन्हें गंभीर विज्ञान कथा लेखक माना गया अंग्रेजी साहित्य में। अच्छा, हुआ क्या कि इसका स्वर्णकाल माना जाता है विज्ञान कथाओं का अमेरिका में। वहां 1926 के आसपास ह्यूगो गर्न्सबैक संपादक थे, वे आविष्कारक भी थे। उन्होंने साइंटिफिक फिक्शन नाम दिया था कि ऐसी कहानियां लिखी जानी चाहिए जिनमें फिक्शन भी हो और विज्ञान भी हो, इसलिए उन्होंने साइंस फिक्शन कहा उसे। और 1936 के आसपास एस्टाउंडिंग साइंस फिक्शन स्टोरीज के नाम से एक पत्रिका शुरू की गई। तो उसमें जूनियर कैपेबल वो आए संपादक, और उन्होंने कहा कि साइंटिफिक फिक्शन क्या, इसको हम सीधे साइंस फिक्शन कहें। तो इस तरह से साइंस फिक्शन यानी विज्ञान कथाओं का, यानी विज्ञान गल्प का नाम पड़ा। हालांकि कई प्रख्यात लेखक जो है, तो उनमें दोस्तोवस्की थे, वॉल्टेयर भी थे, उनमें जैक लंडन भी थे, उनमें तमाम इस तरह के लोग, आर्थर कॉनन डॉयल और बहुत नाम लिए जा सकते हैं। उन सब ने भी कहानियां लिखी जो शायद इस जनरे में, जो इस विधा में रखी जा सकती हैं। लेकिन तब तो नाम ही नहीं पड़ा था, विज्ञान कथाओं का नाम उस समय रखा ही नहीं गया था। तो अमेरिका में जब आर्थर क्लार्क, आइजैक असिमोव, इन दो बड़े विज्ञान कथाकारों के साथ हेन लेन हो गए, या रे ब्रैडबरी आगे चल करके आए, और तमाम स्टर्जियोन हैं, इस तरह के तमाम विज्ञान कथा लेखक सामने आए, और ये एक मुकम्मल विधा बनती चली गई। इस पर अनुसंधान होने लगे और ये विश्वविद्यालयों में ये विधा पढ़ाई भी जाने लगी। लेकिन हमारे देश में कहते हैं कि 1884 में पीयूष प्रवाह में अंबिकादत्त व्यास ने एक आश्चर्यजनक वृत्तांत लिखा, जिसे हिंदी में पहली फैंटेसी माना जाता है। उस फैंटेसी से कहते हैं कि शुरुआत हुई, और 1900 में जब सरस्वती का प्रकाशन शुरू हुआ तो उसमें केशव प्रसाद सिंह की कहानी छपी, चंद्रलोक की यात्रा। उसे एक विज्ञान कथा आज कहा जाता है। और 1908 में सत्यदेव परिव्राजक की कहानी छपी, आश्चर्यजनक घंटी। वो दूसरी कहानी थी जो सरस्वती में ही छपी। विज्ञान के आविष्कारों का देवकीनंदन खत्री जी ने अपने चंद्रकांता संदेश में, इन सब उपन्यासों में बहुत उपयोग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि 1924 में राहुल सांकृत्यायन ने एक उपन्यास लिखा जो भविष्य के समाज को ध्यान में रख करके, ये पहली बार हिंदी में प्रयोग हुआ। हिंदी में ऐसा प्रयोग इससे पहले नहीं हुआ था। और उस उपन्यास का नाम था 22वीं सदी। 1950 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल तक ये उपन्यास लिखा, जो कि विज्ञान कथाओं का था। और उन्होंने कहा कि हिंदी में विज्ञान कथाओं की बहुत कमी है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। आचार्य चतुर्थ सेन ने भी लिखा, उन्होंने खगरास नामक उपन्यास लिखा। यमुना दत्त वैष्णव अशोक, नवल बिहारी मिश्र और कई अन्य लेखकों ने भी इस विधा में काम किया। सन 1960 के दशक से हिंदी में बहुत विज्ञान कथाएं, विज्ञान गल्प लिखा जाने लगा, और इसके बाद धीरे धीरे इस विधा का विकास होता गया। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका वर्णन बहुत अधिक भले ही न मिले, लेकिन कहानियां लिखी जाती रहीं। और आज तमाम हिंदी में जो है विज्ञान कथाएं लिखी जा रही हैं। बहुत नए पुराने लेखक, उन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और भारतीय भाषाओं में भी, मराठी में, बांग्ला में, असमी भाषा में बहुत लिखा गया है, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, इसके अलावा पंजाबी में भी
इन भाषाओं में भी विज्ञान कथाएं लिखी गई हैं। तो भारतीय भाषाओं में भी विज्ञान कथाओं का साहित्य रचा जा रहा है। इसलिए हम बहुत आभारी हैं कि आईसेट पब्लिकेशन ने और आदरणीय चौबे जी ने इस विधा को मुकम्मल पहचान देने के लिए और इसको प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा काम किया है। और हमारे साथी ने जिस तरह इसका संपादन करके एक बहुत बड़ा संकलन तैयार किया है, बहुत आभारी हैं हम आप लोगों के कि इस विधा के लिए आप लोगों ने ये बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय कार्य किया है। बहुत धन्यवाद। साहित्य के उद्देश्यों के बारे में बहुत सारी बातचीत होती है, विज्ञान कथाओं के उद्देश्य के बारे में भी बातचीत की जा सकती है। देखिए कि सुखदेव प्रसाद इस समय अपनी भूमिका में लिखते हैं कि विज्ञान कथा के माध्यम से मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करना चाहता हूँ। किसी न किसी कारण से पाठक को ऐसा लगे कि एक खास तर्कसंगत प्रणाली से अगर हम आगे बढ़ें तो अंत में हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। साहित्यिक लोग कहते हैं कि किसी भी बाहरी उद्देश्य से लिखा गया साहित्य साहित्य नहीं कहलाता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में विज्ञान का लोकप्रियकरण एक बुनियादी आवश्यकता है। जब तक लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आता, हम भविष्य के भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान प्रसारकों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि विभिन्न माध्यमों से विज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। मैं अपनी यही भूमिका विज्ञान कथाओं के माध्यम से पूरी करने के प्रयास में लगा हूँ। श्री सुखदेव प्रसाद ने इन 7 खंडों में कहानियों का चयन संपादन लगभग 2 वर्षों में पूरा किया। उनकी बड़ी मेहनत इस काम में लगी है और वर्तमान में वो अस्वस्थ भी थे। उन्हें बहुत दिनों से स्वास्थ्य लाभ करने के बारे में सुझाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत से इस कथाकोश को पूरा किया और वो विश्व रंग में आज हमारे बीच थोड़ा समय निकालकर बोलने आए हैं। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस विज्ञान कथाकोश के संपादक श्री सुखदेव प्रसाद से थोड़ी बातचीत करें, जो हमारे देश के बड़े प्रख्यात विज्ञान प्रचारक रहे हैं, विज्ञान संचारक रहे हैं और उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। आइए सुखदेव प्रसाद जी। आज एक शुभ अवसर है। संतोष चौबे जी ने मुझे एक गुरुतर दायित्व सौंपा था विज्ञान कथा संदर्भ कोश के संदर्भ में। वो 6 खंडों में है। पहला जो खंड है वो समारंभ है, जिसमें मैरी डब्ल्यू शैली की पुस्तक एक उपन्यासी था फ्रैंकेनस्टाइन और द प्रॉमेथेस अनबाउंड। वो एक अंग्रेजाली कहानी थी और वो कीमियागिरी पे आधारित थी। वहाँ से हम शुरुआत मानते हैं। उसके बाद फिर विज्ञान कथाओं के लेखन के क्षेत्र में जूल्स वर्न और एल्जीबस जैसे 2 विभूतियाँ उतरित हुई और उन्होंने इस विधा को परवान चढ़ाया। तो उस परंपरा को किन किन लोगों ने आगे बढ़ाया, उसको लेकर के वो पूरा खंड है, जिन जिन लोगों ने उस विधा को गति दी। उसके बाद उसका तीसरा खंड है, फिर हम वहीं पलट के आते हैं विश्व गाथाएं। इसमें हमने कोशिश की है कि जो लोग मशहूर दिशा में जिनका अवदान है उसका पूरी तरह से पूर्ण परिपाक हो और पूर्ण प्रतिनिधित्व हो सके। उसके बाद फिर पलटते हैं भारत की ओर। तो उसमें जो है अगला जो खंड है वो है भारतीय परिदृश्य। तो शुरुआती दौर में स्वस्ति पत्रिका की इंडियन प्रेस इलाहाबाद से निकलती थी। उसमें बाबू केशव प्रसाद सिंह की कहानी चंद्रलोक की यात्रा चलती थी। आगे चल के 1932 में 1893 में सीरीज खत्म हुई थी, लेकिन आगे चल के व्यास संग्रहालय भागलपुर से पुस्तकालय में चली। जब स्वस्ति पत्रिका हीरक जयंती निकला तो उसमें पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी ने उसका संपादन किया था। तो उसमें एक दिक्कत ये हुई, वो अलग बहस है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इसको लोगों ने इग्नोर किया। चतुर्वेदी जी ने भी ये लिखा एक लाइन संपादकीय टिप्पणी में कि ये संभवत किसी अंग्रेजी कहानी की नकल है। अब इसमें देखिए हम इसका खुलासा करते हैं। वास्तव में हुआ जब इन्होंने लिखी थी ये श्रृंखला पूरी, तो उसके पहले ही 1895 में ही उसने लिख दिया था
उसका नाम था जर्नी इनटू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो निस्संदेह उसमें एक ज्वालामुखी के मुंह से 3 लोग नीचे उतरते हैं, और इनकी जो पीयूष प्रवाह में छपी व्यास जी की पुस्तक, उसमें जो है एक बंगाली मूसा है, वो गया जाता है श्राद्ध कराने अपने पुरखों का, तो उसी कंदरा से गिर जाता है। दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो लेकिन ये कहा कि उसको नकार देना ये ठीक बात नहीं, क्योंकि विज्ञान कथाओं के नवीन उद्भाव यहीं से अमेरिका व्यास पढ़ित आश्चर्य वृत्तांत से ही होता है। अब भाषा शैली, पृष्ठभूमि, वातावरण एक नवीन परंपरा का उद्भाव था। आगे चल करके कुछ लोगों ने अपने निजी स्तर पर प्रयास किया। उसमें जमुना दत्त वैष्णव अशोक, जो इलाहाबाद में आबकारी के डिप्टी कमिश्नर थे, यहीं रहते थे, बीएससी उन्होंने किया था। तो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ कहानियाँ लिखी। 1936 में उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने एक कहानी भेजी विशाल भारत में छपने के लिए कलकत्ता। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक थे, चक्षुदान शीर्षक से। वो कहानी उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि इसको एक उपन्यास धारावाहिक छपी। लेकिन 1912 में उसी वैज्ञानिकों ने कहानियाँ का जो है प्रत्यारोपण कर रखा था। बहरहाल उनका अवदान, उन्होंने बहुत उनकी कहानियाँ छपी हुई हैं। संग्रह एक शासनी गेट अलीगढ़ से छपा हुआ, और एक लड़की थी वहीं पे तल्ली ताल में, तो राजकुमारी उपाध्याय, उसने शोध किया था, तो उनके कृतित्व पर भी एक खंड है। बहरहाल उसके बाद जो प्रमुख नाम आता है वो है नवल बिहारी मिश्र का। ये पेशे से चिकित्सक थे लखनऊ में। जब इंडियन प्रेस इलाहाबाद से विज्ञान जगत निकली और मेरा न्यूज पेपर्स आगरे से विज्ञान लोग, तो ये उसके बड़े मददगार हुए। इन्होंने बहुत सी कहानी खुद लिखी, और जूल्स वर्न, एच.जी. वेल्स जैसे लोगों की लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें इन्होंने संपादित की, लोगों से अनुवाद कराए और उसको प्रकाशित किया। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर एक नाम उभर के आता है कैलाश शाह थे। कैलाश शाह की 9 कहानियाँ हैं, वो शीर्षक मृत्युंजयी। अब इन्होंने जो है एक नव्य रूप उसको देने की कोशिश की, हम इनको भूल भी नहीं सकते। और एक नाम और जिसका उल्लेख जरूरी है वो थे रमेश वर्मा। वो अंतरिक्ष विषय उनको प्यारा था। वो चाहते थे कि एक पत्रिका भी इसे निकाल, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया। वो इलाहाबाद में भारतीय भंडार में काम करते थे, और दैनिक भारत यहाँ से निकलता था, लीडर प्रस्ताही, तो लिखते पढ़ते दिल्ली चले गए। दुर्भाग्यवश 1970 में लाल किले की तरफ से जब आप दिल्ली गेट तरफ बढ़िए तो डाट का पोल, वहीं किसी भारी वाहन ने उनको टक्कर मार दी, उनका निधन हो गया। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा किए बिना इतिहास अधूरा होगा। अब रहा साल विज्ञान कथाओं का, उस पर आते हैं। अंत में मैं जिक्र कर दूँ, इस 7 खंड का तो छठा 7वां खंड, इसका नाम है समाहार। तो 2 हिस्से में है। मैंने नीर से विवेक दृष्टि से ये चेष्टा की, जो लोग पुराने लोग थे जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको, आज नई पीढ़ी के जो लोग लिख रहे हैं उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए। अब रही विज्ञान कथाओं की बात। विज्ञान कथा एक सृजनात्मक विधा है। मुख्य धारा के जो साहित्यकार हैं वो विज्ञान को कुछ विधा ही नहीं मानते। विज्ञान कथाएं तो बहुत दूर दूर की बातें हैं। विज्ञान कथाएं भविष्यवाणियाँ नहीं करती हैं। विज्ञान कथाओं का मंतव्य भविष्यवाचन करना नहीं, क्योंकि ना हम अतीत में जा सकते, ना हमारे पास कोई टाइम मशीन है, ना हम भविष्य में जा सकते हैं। ये प्रतीक हो सकते हैं। कथानक बुनने के लिए हम सहारा ले सकते हैं, लेकिन कल्पनाएं इहलोक की होनी चाहिए, परलोक की नहीं होनी चाहिए। मैं अब भी मानता हूँ, अब भी मेरा मानना है, दृढ़ विश्वास है कि विज्ञान कथाओं में जितनी भी चीज़ें हैं, किसी कथा में लिखी यथाउचित संभव नहीं। जब बार से दिवस लिख रहे चंद्र यात्रा के बारे में, मंगल के बारे में, रॉकेट शब्द का उन्होंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया था, कहीं भी नहीं। उन्होंने पहुँचाया था वो तोप से दागा गया था। अब उसी को मान लीजिए। इसी तरह से दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री जब लिख रहे थे चंद्रकांता संतति, तो बहुत लोकप्रिय हुआ, सब जासूसी उपन्यास थे। फिर चलते चलते भूतनाथ और रोहतास मठ की बात है, तो जो लिख ही रहे थे तो 6 खंड भूतनाथ के हो चुके थे। अब वैज्ञानिक टच देना था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1913 में उनका निधन हो गया। तो उनके लड़के ने कलम उठाई। आप 6 खंड छपे थे उसके। जब ये 16 खंड में छप के आई तो लोग किसी भाग ही नहीं कोई सका इसको
किसी ने संबोधित किया कि कारल चापे एक चर्चित लेखक, तो उसने एक नाटक लिखा था 1921 में, आर यू रोजोन यूनिवर्सल रोबोस। आप दुर्गा प्रसाद खत्री चक भाषा जानते थे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। वो अंग्रेजी में तब छपी थी, हिंदी में बहुत बाद में छपी। तो अब उसको स्टीलमैन को आज वो रोबोट से आप परिकल्पना कर सकें तो हम मान सकते हैं। इंगितियाँ हो सकती हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी है, चेरनोबिल दुर्घटना है, इस तरह की चीज़ें जो हैं। रसेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी, तो एक कारखाना लग रहा था, धीरे धीरे पूरी बस्ती निर्जन हो गई, कोई रहता भी नहीं था। तो विज्ञान के जो दबाव हैं, प्रौद्योगिकी जो भावी खतरे हैं, उनके बारे में भी कहानियाँ लिख सकते हैं। कहानियाँ तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि परिकल्पना करें कि ऐसी चीज़ें बन जाएं। विज्ञान कथा दो वैशाखों में चलता है। विज्ञान कथा पहला ऐसा है, दूसरी पैसा की, तो ऐसा भी हो सकता है। विज्ञान कथा वही लिख सकता है जिसमें साहित्य में रचा पगा बसा हो, और विज्ञान एक अंतर विषय ज्ञान बहुत आवश्यक है। खाली एक विषय में आपने मास्टर डिग्री कर ली तो उससे आप कथा नहीं लिख सकते, और वो कथा भी उस सरस न हो, मन भाव न हो। विज्ञान सिद्ध और सिद्ध दोनों चाहिए विज्ञान कथा लिखते समय। हमें जो नई पीढ़ी के लोग, उनसे खास मेरी गुजारिश है, इन चीज़ों को देखें और हमेशा ध्यान रखें विज्ञान कथा का जो मार्ग है, विज्ञान के मूल सिद्धांतों से इंच भर इधर उधर नहीं चलना चाहिए। दूसरी और आखिरी बात, जो पुरानी पीढ़ी के लेखक थे, उनकी भाषा शैली, वर्तनी, व्याकरण, उन्हें जो का तो मैंने छापा, क्योंकि भाषिक यात्रा भी तो है। ये भी हिंदी साहित्य का एक इतिहास है। भले साहित्यकार लोग न माने, लेकिन ये विधा है जिसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज के जो लोग लिख रहे हैं उनमें इतनी तरह अशुद्धियाँ थी शीर्षक में, उसमें, तो ये मैंने उसको दुरुस्त कर दिया है। उसको पढ़ने के बाद पाठक भी नहीं भाप सकता कि इसमें इतना परिवर्तन किया गया। जिन लोगों ने लिखा है शायद वो भी उसको पढ़ करके प्रमुदित ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का सीवी रमन विज्ञान संचार केंद्र भारत की लगभग सबसे बड़ी हिंदी विज्ञान पत्रिका निकालता है। इलेक्ट्रॉनिकी उसका नाम है। उसका विशेषांक विश्व रंग के इस अवसर पर प्रकाशित किया गया, जो गांधी, नेहरू और टैगोर के विज्ञान पर बात करता है। माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी ने इसका भी विमोचन किया। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिकी पत्रिका बहुत शुरू से ही विज्ञान गल्प को अपने कलेवर में जगह देती आ रही है। उसने बहुत सारे विज्ञान गल्प लेखकों को इससे जोड़ा है, और बहुत खुशी की बात है कि विज्ञान कथाकोश का जो 7वां खंड है वो इन युवा कथाकारों पर केंद्रित है। मैं कुछ लोगों के नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अरविंद मिश्र, जीशान हैदर जैदी, रविंद्र अंधारिया, के.आर. चौधरी, हरीश गोयल, अशोक शाह, प्रज्ञा गौतम, मिलिंद साव, रेखा कस्तवार, कुमार सुरेश, नीरज मिश्र, स्वाति तिवारी, सुभाष चंद्र लखेड़ा, ऐसे बहुत सारे विज्ञान कथा लेखक हैं जो आधुनिक युग के लेखक हैं। इन्हें इसमें समावेशित किया गया है। एक और खासियत जो विज्ञान कथाओं की होती है वो ये है कि उन पर नाटक और फिल्म बनाई जा सकती हैं, और वो इसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। हमारे प्रख्यात साहित्यिक लेखक कहूँगा, विज्ञान लेखक कहूँगा, मैं ये भी मानता हूँ कि कहानी लिखते समय लेखक ये तय नहीं करता कि वो विज्ञान कथा लिखने बैठा है। विज्ञान जो हमारे आसपास होता है उसके दिमाग में, उसके मन में, उसकी प्रेरणा में, उसके संज्ञान में आ ही जाता है। तो ब्रेक ने एक नाटक गैलीलियो के बारे में लिखा, एक कथा गैलीलियो के बारे में लिखी। उस गैलीलियो के नाटक को मैंने हिंदी में अनुवादित किया है, उसका संक्षिप्तीकरण किया है। ऐसे ही एक विज्ञान नाटक को आइए अब हम देखते हैं। इस सत्र के अंत में गैलीलियो नाटक का हम प्रदर्शन करेंगे जो ब्रेक ने लिखा है और जिसे मैंने अनुवादित किया है। ये नाटक हमारे देश में 1000 से ज़्यादा शोज़ में खेला जा चुका है। बहुत ही लोकप्रिय नाटक है और वो बताता है कि उसकी प्रासंगिकता आज भी कितनी है।
विज्ञान का विकास किस तरह से हुआ, कितने संघर्ष वैज्ञानिकों को झेलने पड़े, कैसे तब भी इन संघर्षों की चुनौतियों को झेलते हुए भी वो उसको सामने लाते रहे, उसका विकास करते रहे। तो आइए देखते हैं नाटक गैलीलियो। एक वैज्ञानिक जिसने पृथ्वी और ब्रह्मांड को आसपास लाकर रख दिया, एक सेतु का निर्माण करके, और वो सेतु है टेलीस्कोप। आविष्कारक हैं महान वैज्ञानिक गैलीलियो, जिन्हें इस महान क्रांतिकारी खोज के बाद प्रोत्साहन के बदले यातनाएं मिली, क्योंकि यह सेतु कई काल्पनिक तथ्यों को नकारने की ताकत रखता था। क्या थी वो ताकत, क्या थे वो तथ्य? आइए एक नजर डालते हैं गैलीलियो के जीवन पर, महान नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्ट के नाटक के माध्यम से। सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, विज्ञान का अमर सितारा गैलीलियो हमारा, गैलीलियो हमारा। इटली के एक शहर में उसका मकाम था, घर का बड़ा वो बेटा गैलीलियो नाम था। 1610 की बात है जब वो गजब हुआ, कैसा गजब हुआ अजी कैसा गजब हुआ। चारों ही सिमत फैली थी बस एक ही खबर, चर्चा थी टेलीस्कोप की, हल्ला था दर बदर। उसने बनाया टेलीस्कोप खुद ही अपने घर, जिससे वो आसमान को तकता था रात भर। सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, देखा जो आसमान को तो रह गया वो दंग, कुछ और ही फिजा थी, कुछ और ही था रंग। न कोई जहन्नुम थी न जन्नत का था पता, कोपरनिकस की बात पे वो हो गया फिदा। बोला वो झूम झूम के ये बात जोर जोर, धरती ही घूमती है सूरज के चारों ओर, धरती ही घूमती है सूरज के चारों ओर, धरती ही घूमती है सूरज के चारों ओर। सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे। सेग्रेडो, टेलीस्कोप में देख के बताओ कि क्या देख पा रहे हो। चंद्रमा की सतह बहुत उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है। उसके अंधेरे वाले हिस्से में चमकदार किनारों के पास कुछ चमकदार धब्बे हैं। वे एक दूसरे से सटे हुए हैं
उन पर रोशनी बिखर कर चारों तरफ फैल रही है और फिर वह पूरे चमकदार हिस्से से जाकर मिल जाती है। उन चमकदार धब्बों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए। मगर वे वहां हैं। वे पहाड़, बड़े बड़े विशाल पहाड़। एक तारे पर पहाड़? हाँ, भीमकाय पहाड़, पर्वत, जिनके शिखर उगते सूरज की रोशनी में नहाए हुए हैं, जबकि उनकी तलहटी में अब भी रात का अंधेरा बिखरा हुआ है। और तुम्हें जो रोशनी बिखरती दिखाई दे रही है वो उनके शिखरों से टकरा के बिखर रही है। लेकिन ये सब पिछले 2000 साल से पढ़ाई जा रही एस्ट्रोनॉमी के खिलाफ है। हाँ है, मगर उससे क्या? जो तुम आज देख रहे हो वो दुनिया में मेरे सिवा आज तक किसी ने नहीं देखा। तुम दूसरे आदमी हो। लेकिन चंद्रमा एक दूसरी पृथ्वी की तरह नहीं हो सकता। जिस पर बड़े बड़े पर्वत हैं, उसी तरह जैसे पृथ्वी तारा नहीं हो सकती। हो सकता है चंद्रमा पृथ्वी हो सकता है, उसी तरह जैसे पृथ्वी चंद्रमा हो सकती है। एक सामान्य ब्रह्मांडीय पिंड, हजारों में एक। देखो देखो, फिर देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा के अंधेरे भाग में पूरा अंधेरा दिखता है? नहीं, जब मैं बारीकी से देखता हूं तो उस पर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई पड़ती है। यह किस तरह की रोशनी हो सकती है? यह धरती से आती रोशनी है। बकवास है। धरती चमक कैसे सकती है? अपने ढेरों पर्वतों, समुद्रों, जंगलों के साथ यह चमक कैसे सकती है? उसी तरह जैसे चंद्रमा चमकता है, दोनों ही सूरज की रोशनी में चमकते हैं। जैसे धरती चंद्रमा के लिए है, वैसे ही चंद्रमा धरती के लिए। वहां से हम कभी सिर्फ एक चमकदार फांक की तरह दिखते हैं, कभी चमकते गोले की तरह, और कभी बिल्कुल भी नहीं, पूरे अंधकार में डूबे हुए। तो चंद्रमा और धरती के बीच कोई फर्क नहीं? लगता तो नहीं। आज से 10 साल पहले यही बात कहने पर रोम में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था ब्रूनो। उसने सिर्फ कहा था। अब हम देख सकते हैं सेग्रेडो, आज का दिन याद रखना। आज है 10 जनवरी 1610। मानवता इस दिन को याद रखेगी। आज स्वर्ग और नरक का खात्मा हुआ। गैलीलियो, यह सब बहुत भयानक है। सेग्रेडो, मैंने एक तथ्य और ढूंढा है। गैलीलियो, मुझे डर सा लग रहा है। अब मैं तुम्हें चमकदार दूधिया गैलेक्सी दिखलाऊंगा। देखकर बताओ। देखो देखो कि वो किन चीजों से बनी है। तारे, असंख्य तारे। हाँ, सिर्फ ओरियन के तारापुंज में ही करीब 500 तारे हैं। समझो कि ये उतने सारे विश्व हैं। उनके अलावा भी हैं ढेर सारे तारे, जिनके बारे में ब्रूनो ने हमें बताया था। उसने उन्हें देखा नहीं था, सिर्फ भविष्यवाणी की थी। अगर यह मान भी लिया जाए कि धरती एक ग्रह है, तो भी कोपरनिकस की यह बात कैसे सिद्ध होती है कि वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और पूरे ब्रह्मांड में कोई ग्रह दूसरे के आसपास नहीं घूमता, सिवाय चंद्रमा के, जो धरती के चारों ओर घूमता है? सेग्रेडो, मैं खुद परसों से इसी बात को लेकर बड़ा परेशान हूं और सोच रहा हूं कि यह सब क्यों। चलो अब उस गुरु ग्रह को देखो। गुरु के आसपास 4 छोटे छोटे ग्रह हैं। देखो देखो, उन्हें तुम सिर्फ इस टेलीस्कोप से देख सकते हो। मैंने परसों उन्हें देखा था, पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कल फिर देखा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी। अरे ये क्या? मैंने पहले 4 देखे थे और आज सिर्फ 3 दिखाई पड़ रहे हैं। देखो देखो। मैं भी कुल 3 देख पा रहा हूं। तो फिर चौथा कहां गया? चलो गणना करके देखते हैं। सिद्ध हुआ चौथा गुरु के पीछे चला गया है। और यह तभी हो सकता है जब चारों गुरु के आसपास घूम रहे हो। सिद्ध हुआ कि एक ग्रह दूसरे के आसपास घूम सकता है।
और स्फटिक का वह गोला कहाँ है जिससे गुरु जुड़ा हुआ है? ऐसा कोई गोला वोला नहीं है। अगर गुरु के आसपास चारों ग्रह घूम सकते हैं तो वो किसी चीज से जुड़ा कैसे हो सकता है? स्वर्ग में ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है। वहां एक से ज्यादा कई कई सूर्य हैं। गैलीलियो शांत हो जाओ, तुम बहुत तेजी से सोच रहे हो। सेग्रेडो, ये चुप बैठने का वक्त नहीं है। जो तुमने अभी अभी देखा है वो किसी ने पहले नहीं देखा। वे लोग ठीक कहते थे। कौन? कोपरनिकस और उनके साथी? हाँ, कोपरनिकस और वे सभी लोग। शांत हो जाओ गैलीलियो, शांत हो जाओ। उत्तेजित हो जाओ सेग्रेडो, उत्तेजित हो जाओ। सच आज खोज दिया गया है। तुम ये पागलों की तरह चिल्लाना बंद करोगे या नहीं? और क्या तुम अपनी जगह पर मछली की तरह खड़े खड़े हिलते रहोगे तब, जबकि सच अभी अभी खोज लिया गया है? मैं मछली की तरह नहीं हिल रहा हूँ, मैं डर के मारे कांप रहा हूँ। क्यों? गैलीलियो, तुम्हारी बुद्धि क्या पूरी तरह नष्ट हो गई है? क्या तुम बिल्कुल नहीं समझते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो इसका अर्थ है धरती अन्य तारों की तरह सिर्फ एक तारा है, ब्रह्मांड का केंद्र नहीं। निश्चित ही। और इस विशाल ब्रह्मांड में अन्य तारे और ग्रह और उपग्रह हमारी छोटी सी धरती के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते। तो इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ ग्रह और तारे हैं, तो ईश्वर कहाँ है? क्या मतलब? ईश्वर कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं कोई दार्शनिक थोड़ा ही हूं, मैं तो गणितज्ञ हूं। सबसे पहले तुम एक आदमी हो और एक आदमी के नाते मैं तुमसे पूछता हूं, ईश्वर कहाँ है? या तो वो हम सब में है या फिर कहीं नहीं। और यही कहने पर ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। उसने सिर्फ कहा था सेग्रेडो, मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं। गैलीलियो की इस खोज ने जैसे उस समय के वैज्ञानिक परिदृश्य में क्रांति ला दी थी। उसने टेलीस्कोप से देखे गए दृश्यों की गणना करके पता लगा लिया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूरज है। लेकिन चर्च के पादरियों को यह बात हजम नहीं हुई। ना बदलेंगे हम, ना बदलेंगे हम, कहते हैं विश्वास पुराने, ना बदलेंगे हम, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ना बदलेंगे हम, कहती है हर बात नहीं, तुम दूर हटो, अब आते हैं हम, अब आते हैं हम, ना बदलेंगे हम, अड़े रहे विश्वास पुराने, नहीं हटेंगे हम, ना बदलेंगे हम, ना बदलेंगे हम, ना बदलेंगे हम। क्या मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। लोग हर बात पर यकीन कर रहे हैं। अब कल को कहेंगे मुझे यानी प्रीलेट को खाना अच्छा नहीं लगता। अब तो इससे भी ज्यादा हैरत की बात हो रही है महाशय। मुझे पता है लोग दानवों और देवताओं पर यकीन नहीं करते, लेकिन इस बात पर कर रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे धरती न हुई, नाली में बड़ा पत्थर का टुकड़ा हो गई। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, अरे कोई मुझे संभालो भैया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। धरती कुछ ज्यादा ही तेज घूम रही है। अरे भैया कोई संभालो, प्रोफेसर मुझे संभालो, कहीं मैं गिर ना पड़ूं। लगता है आज हमारी धरती माता ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। आज वो कुछ ज्यादा ही बहक रही है। अरे रोको, कोई रोको, हम फिसल रहे हैं। अरे मुझे रोको, अरे मैं कहता हूँ मुझे रोको भाई, रोको। वो देखो, वो शुक्र तारा, वो कैसा आड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, और वो वीनस देवी, हमें सिर्फ उसका पृष्ठभाग दिखाई दे रहा है, वह भी कुछ ज्यादा आड़ा टेढ़ा। देखना कहीं हम चंद्रमा पर न जा फिकाएं।
सुनते हैं वहां बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनके बड़े नुकीले शिखर हैं। अरे देखो प्रोफेसर, अपना पैर संभालो पैर। आज हमारा पूरा कॉलेज चक्कर खा रहा है और सबको चक्कर आ रहे हैं। धरती घूम रही है। आस्था और विश्वास पर जब उंगली उठती है तो वो उंगली तोड़ दी जाती है। विश्व के इस महान वैज्ञानिक पर अंततः मुकदमा चलाया गया और अदालत ने हुक्म सुना दिया, गैलीलियो को उसके घर में नजरबंद रखा जाए, उसके सभी कामों को रोक दिया जाए। गैलीलियो अपने ही घर में कैद हो गए। ना उनसे कोई मिल सकता था, ना वो किसी से। साजिश पर साजिश, तूफान को मुट्ठी में बंद करने की साजिश, रोशनी को अंधेरे में दफन करने की साजिश। लेकिन कभी ज्ञान को बंदी बनाया जा सकता है? हाय रे कैसा ये अंधेर दुख के बादल छाए, कहानी कैसे कही जाए। हाय रे कैसा ये अंधेर दुख के बादल छाए, कहानी कैसे कही जाए। दलीलें दे दे के मुकदमा चलाया, धर्म के खिलाफ उसके काम को बताया। गैलीलियो को कैद किया, उस पे जुल्म ढाया, पाखंडियों ने मिलके गला सत्य का दबाया। ज्ञान का पंछी कसमसाए छटपटाए, हाय कहानी कैसे कही कहानी कैसे कही जा। अपने ही घर में कैदियों की तरह कसमसाते गैलीलियो ने किसी तरह छिपते छिपाते अपनी पुस्तक डिस्कोर्सी का लेखन पूरा कर लिया। सन 1637 का एक दिन गैलीलियो का एक छात्र एंड्रिया उससे मिलने आता है। पिताजी, एंड्रिया आपसे मिलने आए हैं। कौन? एंड्रिया? जी, उन्हें बुला लूं या वापस भेज दूं? नहीं नहीं, उसे बुलाओ। ये कौन है? किस लिए आया है? वो उनका छात्र है। इनसे कोई खतरा नहीं है। अब वो उनका दुश्मन है। अच्छा, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। एंड्रिया? वर्जीनिया? एंड्रिया को यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। पिताजी, मैं भी सुनना चाहती हूँ। एंड्रिया क्या खबर लाए हैं? आप कैसे हैं? जरा पास आओ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम जल विज्ञान पर काम कर रहे हो। एम्स्टर्डम से फेब्रिशियस ने पूछवाया है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है।
यहाँ ये लोग मेरा काफी ध्यान रखते हैं। ठीक है, मैं फेब्रिशियास को ऐसा ही बता दूंगा। तो क्या तुम हॉलैंड जा रहे हो? हाँ, अब इटली में विज्ञान का भविष्य नहीं। जब से आपको कैद किया है, इटली में कोई नया विचार सामने नहीं आया। और बाहर? फ्रांस में डेकार्डे ने प्रकाश पर अपना काम रोक दिया है। एक अजब निराशा का वातावरण है। और हमारे दोस्त? कौन? फेडर जॉनी? फेडर जॉनी ने फिर से काज घिसना शुरू कर दिया है और फलगांजियो वापस चर्च की शरण में चला गया। सब तरफ निराशा है। तो अब मैं जाऊं? थोड़ी देर रुको एंड्रिया। वर्जीनिया, मैंने तुमसे कहा ना, जरा जाओ और जाकर देखो खाना बना के नहीं। जी। एंड्रिया, जरा पास आओ। एंड्रिया, मैंने इस बीच अपनी पुस्तक डिस्कोर्सी का लेखन पूरा कर लिया। क्या आपने यहां बैठकर डिस्कोर्सी लिख ली? विज्ञान की दो शाखाओं मैकेनिक्स और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बीच का संवाद आपने यहां पूरा किया? हाँ, पादरियों ने मुझे कलम और पेन की सुविधा दे रखी थी, पर मैं जो रोज लिखता था वो मुझसे रोज ले भी लेते थे। तो क्या पांडुलिपि पादरियों के पास है? वह महान वैज्ञानिक पुस्तक पादरियों के कब्जे में है? नहीं एंड्रिया, नहीं। चांदनी रातों में जब चंद्रमा का थोड़ा बहुत प्रकाश मेरे कमरे को रोशन करता था, तब बहुत मेहनत से मैंने किसी तरह छुपते छिपाते मैंने हर पन्ने की एक प्रतिलिपि तैयार कर ली। लेकिन इस कोशिश में मेरी आंखें चली गई। पर एंड्रिया, एक प्रतिलिपि मैंने तैयार कर ली है। कहां है वो प्रतिलिपि? धीरे बोलो एंड्रिया, धीरे बोलो। वो देखो, गुलदस्ते में। प्रतिलिपि उस गुलदस्ते में है। तुम उसे ले लो और छुपाकर हॉलैंड ले जाओ एंड्रिया। आप बहुत महान हैं सर। नहीं, मैं बहुत महान आदमी नहीं हूं। मैं तो एक ऐसा सामान्य आदमी हूं जो जिंदा भी रहना चाहता है और अपना काम भी करना चाहता है, और मैंने तो वही किया। अब तुम जाओ एंड्रिया, जाओ। ठहरो एंड्रिया, जाने से पहले मेरी एक दो बातें और सुनते जाओ। इस बीच मेरे पास बहुत वक्त रहा है और मैंने विज्ञान के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सोचा है। मुझे लगता है विज्ञान के क्षेत्र में काम करना बहुत हिम्मत का काम है। उसका संबंध ज्ञान से है, जो शंका करने से, प्रश्न उठाने से ही प्राप्त हो सकता है। विज्ञान जब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और वो उन्हें लोगों तक पहुंचाता है, तो वो एक काम और करता है, लोगों को प्रश्न उठाने के लिए तैयार करता है। आज जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजाओं, राजकुमारों, जमींदारों और साधुओं द्वारा अंधविश्वासों तथा ज्ञान में जकड़ दिया गया है, और वे उन चालाक लोगों की चालाकियां समझ नहीं पाते। लोगों के दुख पहाड़ों की तरह भारी हैं और कहा जाता है वे पहाड़ों की तरह ही स्थायी रहेंगे। प्रश्न खड़ा कर सकने वाले हमारे नए उपकरण टेलीस्कोप ने जनता के हाथ में एक नया औजार दे दिया। उसने उसे अपने शोषकों की ओर मोड़ दिया, और वे स्वार्थी, क्रूर तथा हिंसक लोग जो विज्ञान की तमाम उपलब्धियों का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं, विज्ञान की इस उपलब्धि से डर गए। वे डर गए एंड्रिया। उन्हें लगा कि जनता शायद अब देख ना ले कि उनके दुख के स्रोत कहां हैं, और फिर उन्हें समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। वे डर गए। तब उन्होंने हमें धमकियों से, हमें रिश्वत से झुकाने की कोशिश की। पर क्या हम वैज्ञानिक जनता से कटकर,
जनता से हटकर वैज्ञानिक बने रह सकते हैं? आज ग्रहों और तारों का तो हमने पता लगा लिया है, पर जनता के लिए अपने शोषकों के रास्तों का पता लगाना अब भी मुश्किल है एंड्रिया, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड की दूरियां जानने की लड़ाई हमने प्रश्न खड़े करके जीत ली, पर एक रोमन महिला अपनी खाना और दूध प्राप्त करने की लड़ाई अपने विश्वासों के कारण हार जाती है। विज्ञान को इन दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा एंड्रिया। मानव सभ्यता जो अंधविश्वासों से घिरी है वो विज्ञान का फायदा उठाने से वंचित रह जाएगी। तब तुम्हारे काम करने का क्या फायदा एंड्रिया? मेरा मानना है कि विज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मानव जीवन को और बेहतर बनाना है। अगर वैज्ञानिक ये ना कर सके और सिर्फ ज्ञान का भंडारण करते चले गए तो उनके और जनता के बीच एक गहरी खाई बन जाएगी। स्वार्थी लोग उनकी खोजों का फायदा उठाएंगे और जनता त्रासदी भोगती रहेगी। विज्ञान तब शोषण का एक नया हथियार होगा एंड्रिया। तुम ऐसा मत होने देना एंड्रिया, तुम ऐसा मत होने देना एंड्रिया। तुम जाओ जाओ एंड्रिया। ज्ञान नहीं हो सकता बंदी, ज्ञान नहीं हो सकता बंदी, ज्ञान के तो है पंख हजार रे। सारी दुनिया रही देखती, ज्ञान उड़ा जब पंख पसार, ज्ञान उड़ा जब पंख पसार, ज्ञान उड़ा जब पंख पसार। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन, ओ मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे।